अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू व्यूवर्स? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनाटमी का चैप्टर नंबर 3। जो प्रीवियस लेक्चर है इसमें हमने स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आएगा तो वो वही आएगा। जैसे कि मे भी कुछ स्टूडेंट को नॉलेज है, कुछ को नहीं है, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। जो आपकी अनाटमी है ये 30 मार्क्स की है आपके पेपर में। जैसे कि ये पेपर ए का हिस्सा है अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। ये जो 4 बुक्स हैं इनको कंबाइन करके पेपर ए बनाया जाता है। तो 4 बुक्स 30 मार्क्स की हैं। 30 मार्क्स की इसलिए हैं 15 मार्क्स यानी कि 15 नंबर की आपके क्वेश्चंस आएंगे और 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और इसी तरह जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 15 नंबर के होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अनाटमी के 3 चैप्टर हैं, तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एग्जामन के ऊपर कि वो क्या करता है। एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाता है या फिर मोस्टली इस तरह होता है। जो आपका तीसरा चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बाज़ का 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अदरवाइज़ 2 आपके क्वेश्चन तो कंफर्म है। और बाज़ का ऐसा भी हो जाता है कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाया है और इसी तरह दूसरे चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन लिया जाएगा और तीसरे चैप्टर में तीसरा क्वेश्चन लिया जाएगा। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है व्हाट इज़ अनाटमी, राइट इयर्स आर ब्रांचेस, या फिर 5 ब्रांचेस भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसमें जस्ट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो आपने कोई सी 5 आपको टर्मिनोलॉजीज़ पेपर में दे देंगे। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी जो ऑलरेडी पेपर में आ चुकी हुई हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो भी मेंशन की हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा और उसको प्रिपेयर भी कर लीजिएगा। और ये आपके जो एमसीक्यूज़ है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपका इन 3 चैप्टर में से वो है चैप्टर नंबर 3। चले हम स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 के जो फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिख रही है सरफेस अनाटमी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके एक एमसीक्यूज़ भी अगर वो यहाँ पे एमसीक्यूज़ बनाएगा तो एमसीक्यूज़ जो आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये सरफेस अनाटमी होती क्या है। सरफेस अनाटमी इज़ टू observe the surface of body. Its aim is visualization in the mind's eye of structure that lie beneath the skin and are hidden by it. अब सरफेस एनाटमी क्या है? ऑब्जर्व करना, ठीक है, मुशाहदा करना किसका? बॉडी की सरफेस का। विजुलाइज करना, ठीक है, अपनी माइंड आइज, यानी कि ऐसे सोचना कि इस जैसे आप स्किन किसी की पकड़ते हैं तो आप ऐसे अपने माइंड से ये विजुलाइज करेंगे कि इसके नीचे बोन हो सकती है। आप
खुद अपनी स्किन को विजुअलाइज करें, तो आप उसको टच करेंगे तो आप खुद जानेंगे कि इसके नीचे बोन है, यहाँ पे ये आर्टरी पड़ी हुई है, ये वेन्स पड़ी हुई है। ओके, surface anatomy is the basis for the physical examination of the body to reach a physical diagnosis। इसी तरह जो फिजिशियन होते हैं वो क्या कहते हैं, फिजिकल एग्जाम्स करते हैं बॉडी का, तो फिर एज दैट एंड वो फिजिकल डायग्नोसिस करते हैं। तो यहाँ आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन करनी है, और मैंने आपको एक एमसीक्यूज बोला था, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इन द माइंड्स आई, आई को आपने अंडरलाइन करना है फर्स्ट पे, सेकंड पे आपने अंडरलाइन करना है विजुअलाइजेशन को। अगर इसमें एमसीक्यूज आएगा तो इंशाल्लाह ये आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ह्यूमन अनाट ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन आपको पता है जो इंसानी बॉडी है, अडल्ट है, अडल्ट को भी मेल है फीमेल है, इसमें जो टोटल बोन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो है 206। इसी तरह जो न्यू बर्न बेबी है उसमें बोन्स की जो तादाद है वो कितनी होगी, वो 306 होगी, यानी कि जो 100 बोन्स है, या फिर मोस्टली आप लोगों ने 300 प्लस पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही न्यू बर्न से अडल्ट एज में हम आते हैं तो ये क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज होके 206 बोन्स बना देते हैं, यानी कि छोटी छोटी हड्डियाँ मिलके बड़ी हड्डी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब नीचे आप देख रहे हैं द ओवरऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर फॉलोइंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्केलेटन बना है, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और अच्छे से प्रिपेयर करने की भी कोशिश करनी है, और हो सके तो आप इसको ड्रा भी करें। ऊपर से देख के चाहे आप कर लें, इससे क्या होगा, आप साथ ड्रा करें, साथ इसके मेंशन करें, लेबल यानी कि करें इसे, आपको आइडिया होगा कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ हड्डी है। तो सबसे पहले हम अपनी स्कल की बोन्स को देख लेते हैं। जो हमारा स्कल है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेनियम, ठीक है। अब स्कल की ये बोन्स हैं क्रेनियम, हमारा स्कल किन बोन से बना हुआ है, क्रेनियम। नेक्स्ट नीचे उन्होंने मैंडिबल शो किया हुआ है, इसमें कुछ जैसे कि पार्ट में कहूँ कि मिसिंग है, टोटल उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मीन कि एक चीज़ है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसको। अब यहाँ पे मैंडिबल है, अब ये कौन सी हड्डी होती है, आपकी जो ठोड़ी की, जिसको आप कहते हैं ठोड़ी की हड्डी है। नेक्स्ट आप नीचे देखें तो आपको क्या नज़र आएगी, क्लेविकल बोन। अब क्लेविकल बोन को आप, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉलर बोन, ठीक है। क्लेविकल बोन को क्या कहते हैं, कॉलर बोन भी हम कहते हैं। इससे अगर नीचे देखें तो लिखा है स्कैपुला। अब क्लेविकल के नीचे कौन सी हड्डी प्रेजेंट है, स्कैपुला। देन आपको एक बड़ी हड्डी नज़र आ रही है आपके आर्म की, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हैमरस। अब आपकी जो आर्म की हड्डी है उसको हम क्या कहेंगे, हैमरस। इसी तरह अगर आप फोर आर्म में देखेंगे तो इसमें आपको दो हड्डियां नज़र आएंगी, एक है रेडियस और दूसरी अल्ना। देन आप देखेंगे स्टर्नम। स्टर्नम देखें, सेंटर में, रिब्स के सेंटर में एक आपको लंबी बोन छोटी सी नज़र आ रही है, जिसको, जो सिंगल बोन है उसका हम क्या कहते हैं, स्टर्नम, यानी कि सीने की हड्डी। देन आप रिब्स देख रहे हैं इसमें, ठीक है, रिब्स। इसके बाद एलियम है, देन सैक्रम मेंशन की गई है, इसके बाद प्यूबिस। आप इससे नीचे आप, अगर आप हैंड पे आए तो हैंड के अंदर कौन कौन सी हड्डी है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फ्लैंजिस है,
इसी तरह नीचे उन्होंने एशियन बोन भी ज़ाहिर की हुई है, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमर यानी कि थाई बोन की, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट पटेला, जिसको नी कैप भी कहते हैं, यानी कि आपकी ये गोडे की हड्डी है। टिबिया, नेक्स्ट टिबिया के साथ फेबुला। इसी तरह अगर आप अपने फुट को देखें तो सबसे स्टार्ट में क्या है, टेरासल है, जैसे वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, कार्पल्स। इसी तरह मेट आपने आपको बच्चों एक चीज़ में कंफर्म कर दूँ, मोस्टली कंफ्यूज आ जाते हैं बच्चे मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल में, तो आपने ये बात का ध्यान रखना है। कार्पल्स किस में है, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लैंजिस ये हमारे हैंड में हड्डियाँ होती हैं। टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस ये हमारे फुट के अंदर हड्डी मौजूद होती है। तो इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि ये कितनी कितनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। यहाँ पे ह्यूमन स्कल आपको दिखाया गया है। आप कोशिश करें इनमें से जो भी आपको स्कल की स्ट्रक्चर इजीली आप ड्रा कर सकते हैं, आप एक बार उसको ड्रा करके लेबल करने की कोशिश ज़रूर करें। तो स्कल क्या है, ये हम देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन। तो ये फ्लैट बोन की एक टाइप है, सम है। इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होती है। इट कवर्स द ब्रेन, ये इसने हमारी बोन जो ब्रेन है उसको क्या करती है, कवर किया होता है इसने। स्कल इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। जो हमारा स्कल है ये कुछ फॉलोइंग पार्ट जहाँ पे हम दिख रहे हैं, इसको हम डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट पे क्या है, फ्रंटल बोन, देन टेम्पोरल बोन, मैंडिबल बोन, जाइगोमैटिक बोन, नेजल बोन, मैक्सिला बोन, लैक्रिमल बोन, पाइटल बोन, एथमोइड बोन, सेफनोइड बोन। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन स्कल बोन, ये भी आ सकता है, या फिर शॉर्ट नोट ऑन या ब्रीफली नोट ऑन ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। तो इस क्वेश्चन को ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो ही आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इजीली ड्रा कर सकते हैं स्ट्रक्चर देन वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी आपसे बन रही देन कोई बात नहीं, आप कोशिश करें कि इतने से क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देन नेक्स्ट देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द अपर लिम्ब। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, स्कल वाला भी और ये भी। या तो ये कंप्लीट आ जाता है या फिर इसमें कुछ पार्ट पूछते हैं। चलिए हम इसको अब स्टडी कर लेते हैं। या तो आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ अपर लिम्ब या फिर ओवरव्यू ऑफ लोअर लिम्ब। या तो इकट्ठा पूछ लेते हैं या फिर इनमें से कोई एक पार्ट आपसे पूछा जाएगा। ओवरव्यू ऑफ अपर लिम्ब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। तो ये 3 मेन पार्ट्स पे इसको कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल है। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है फॉर आर्म, ठीक है। उसके बाद आर्म, देन हैंड। तो स्टूडेंट यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, काइंडली आप जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उस मिस्टेक को ठीक कर लें। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर आर्म। तो बच्चे फॉर आर्म नहीं है, ये जस्ट आर्म है, ठीक है। और फॉर आर्म हटा दें यहाँ से। तो जो फर्स्ट वाली हमारी आर्म है, जिसको जो लॉन्ग बोन होती है हमारे अपर लिम्ब में यानी कि हमारी हैंड में, तो वो कौन सी है, हेम्ब्रस, राइट। तो वो क्या है, हमारी आर्म में है, हमारी फोर आर्म में नहीं है।
तो यहाँ पे आपने फॉर आर्म हटा के सिंपल आर्म लिखना है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि इट कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट्स, ठीक है। जो अपर लिम्ब है कितने पार्ट पे मुश्तमिल है, तो वो कहेंगे 3, या फिर आपको पता होगा कि ये 3 या 2 इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज, तो आपने उसको प्रिपेयर कर लेना है। तो हम पढ़ते हैं आर्म। इट स्टार्ट फ्रॉम स्कैपुला एंड एंड टू एल्बो जॉइंट। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्कैपुला से स्टार्ट हो रहा है, एल्बो जॉइंट पे फिनिश हो रहा है, यहाँ पे इसकी एंडिंग हो रही है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लॉन्ग बोन विच इज कॉल्ड हेमरस। तो ये सिंगल लॉन्ग बोन पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेमरस। हेमरस इज लॉन्ग बोन इन अपर लिम्ब। तो हेमरस क्या है? लॉन्ग बोन है किसमें? अपर लिम्ब में ये लॉन्ग बोन होती है, बड़ी हड्डी होती है। देन हम स्टडी करते हैं आर्म को। द नेक्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म। आप देखिए इस डायग्राम, जो नेक्स्ट पार्ट है हेमरस के बाद, रेडियस एंड अल्ना, जो कि हम पीछे स्ट्रक्चर में भी स्टडी करके आए हैं। ये 2 पार्ट पे मुश्तमिल है, एक रेडियस और दूसरा अल्ना। इट इज़ लार्ज बोन, ये एक लंबी हड्डी होती है। इन दिस रीजन, ये इस रीजन की क्या है? लंबी बोन होती है। अल्ना की ये बात करें, ओके, इट इज़ ऑपोजिट टू द रेडियस। ये रेडियस की क्या होती है? ऑपोजिट होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अल्ना। इन स्टार्ट ऑफ हैंड देयर आर 8 लिटिल बोन्स। ये हैंड के स्टार्ट में 8 लिटिल बोन्स विच आर कॉल्ड कार्पल्स। हैंड के स्टार्ट में 8 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने देखा कि कार्पल्स कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। इसी तरह अगर आप फुट की बात करोगे तो फुट के अंदर जो टासल्स हैं वो कितनी हड्डियाँ होंगी? 7 हड्डियाँ होंगी। ये इस चीज़ का डिफरेंस आपने याद रखना है। ये नहीं है कि 8 बोन्स हैं, 8 कार्पल्स हैं तो 8 ही टार्सल होंगी, नो, 7 टार्सल होती हैं। नेक्स्ट, विच आर कॉल्ड कार्पल्स, देन 5 मेटाकार्पल्स आर प्रेजेंट। उसके बाद जो हड्डियाँ होती हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? मेटाकार्पल्स कह रहे हैं, और वो कितनी होती हैं तादाद में? वो 5 होती हैं, आर प्रेजेंट। आफ्टर दैट 14 फ्लैंजेस आर प्रेजेंट। इसके बाद 14 फ्लैंजेस होती हैं, यानी कि आपकी फिंगर की हड्डियाँ जो होती हैं छोटी छोटी, वो 14 होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ लोअर लिम्ब। द लोअर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ थाई बोन्स, लेग, नी एंड फुट। सो स्टूडेंट, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ आपको बता दूँ, एक सेकंड। प्रीवियस स्लाइड में एमसीक्यूज रह गए थे यहाँ पे आर्म में, तो वो मैं आपको बता दूँ। ये भी पूछ सकते हैं जो फॉर आर्म है कितनी बोन्स पे मुश्तमिल है, तो आपने याद रखना है रेडियस एंड अल्ना, तो यहाँ पे भी 2। और हैंड की जो हड्डी है उसको हम क्या कहते हैं? फुट की हड्डी को क्या कहते हैं? फ्लैंजेस कितनी होती हैं, ये आपने याद रखना है। ये एज एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट, जो लोअर लिम्ब है वो कितने पार्ट पे कंसिस्ट करता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, थाई, थाई बोन्स, लेग, नी एंड फुट। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं थाई, यानी कि फीमर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट इज अपर पोर्शन इन अपर लिम्ब in which there is a single leg bone which is called femur। ये क्या है? अपर पोर्शन की, मीन के जो ऊपर वाला पोर्शन है, हिस्सा है, इसके सबसे अपर वाले लिम्ब की ऊपर वाली पोर्शन में ये मौजूद होती है। ये क्या है?
सिंगल लेग बोन है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये क्या है? एक सिंगल लेग बोन है, ये आपने याद रखना है। विच इज कॉल्ड फीमर, जिसको हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। फीमर इज स्टार्ट फ्रॉम pelvic girdle टू नी, ये pelvic girdle से स्टार्ट होती है और नी पे एंड हो जाती है। इट इज़ अ लार्ज बोन ऑफ लोअर लिम्ब, ये जो लोअर लिम्ब है ये इसकी सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लेग। टेक्निकली इट स्टार्ट फ्रॉम नी टू एंकल, टेक्निकली ये स्टार्ट होती है नी से एंकल तक। इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, ये भी टू बोन्स पे मुश्किल होती है, विच आर कॉल्ड टिबिया एंड फेबुला। जैसे आपने हैंड में पढ़ा था उसमें क्या था? रेडियस एंड अन्ना था, ठीक है। और यहाँ पे जो लेग है उसमें क्या है? फिबुला एंड टिबिया इज अटैच टू द नियरेस्ट टू मिडियल लाइन। तो ये कहाँ पे अटैच होती है? मिडियल लाइन पे अटैच होती है, जो टिबिया होती है मिडियल लाइन के साथ अटैच हुई होती है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखो, डायग्राम में आप देखिए टिबिया कहाँ पे है? जो आपकी मिडियल लाइन है इसके क्या है? करीब है, नियर है टिबिया, और फिबुला वो दूसरी साइड पे है। और आप ये भी देखें जो टिबिया है थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, क्योंकि क्या? ये होल बॉडी का जो वेट है वो बियर कर रही होती है। ओके, फिबुला इज अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन, और जो फिबुला होती है वो थोड़ी सी अवे होती है, दूर होती है मिडिल लाइन से। टिबिया इज अ लार्ज बोन, जो टिबिया है वो एक बड़ी हड्डी होती है। एंड बियर होल ऑफ द वेट, और ये क्या करती है? पूरी बॉडी का जो वेट होता है उसको बियर करती है। फिबुला इज स्मॉल, और जो फिबुला छोटी होती है इट इज़ अटैच टू मसल, इसके साथ मसल्स अटैच हुए होते हैं। नेक्स्ट हम पटीला की बात करेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नी कैप, ठीक है। हम नी कैप, हम पटीला को क्या कहते हैं? नी कैप भी कहते हैं, सिस्मॉइड बोन भी कहते हैं। ओके, अब लेग के अंदर दो एमसीक्यूज यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो टिबिया और दूसरा फिबुला का। आपने याद रखना है कि टिबिया क्या है, ये किसके साथ अटैच हुई होती है? टिबिया, यहाँ टिबिया के ऊपर आप करें टिबिया इज अटैच टू द नियरेस्ट मिडिल लाइन एंड फिबुला इज अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन। ये दो ऐसे एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है। पटीला का आपको बता दिया है कि पटीला क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? नी कैप भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम नी कैप है। ये भी आपने ऐसे एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लें। इट कनेक्ट फीमर एंड टिबिया, इट्स बोन इज समवट लाइक ट्रायंगुलर शेप। यहाँ पे वो कह रहे हैं ये किसके साथ कनेक्ट हुई होती है? फीमर एंड टिबिया के साथ। ये जो बोन होती है ये सम टाइम हमें किस तरह की ये नज़र आ रही होती है? द समवट लाइक अ ट्रायंगल शेप, इसकी शेप किस तरह की होती है? ट्रायंगुलर शेप होती है। आर सेस्मॉइड बॉन्ड, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? बात का सेस्मॉइड बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो पटीला है इसके कितने नाम है? पटीला के अलावा दो और नेम है, एक है नी कैप और दूसरा सेस्मॉइड बॉन्ड। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाता है यहाँ पे ये दोनों मेंशन है तो उसका आंसर क्या होगा? ए बी होगा, या फिर अगर ए और सी पे है तो आपने ए सी पे टच करना है, उसके ऊपर आपने टिक कर देना है या फिर सर्कल कर देना है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे फुट, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बोन्स, टार्सल एंड मेटाटार्सल, देन 14 फ्लैंजेस। जैसे मैंने आपको उधर बताया था, आपने यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है, कार्पल्स 8 होती हैं और टार्सल 7 होती हैं। इसी तरह मेटाटार्सल और मेटाकार्पल्स ये 5 ही होती हैं, फ्लैंजेस 14 होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैकबोन, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 33 इर्रेगुलर बोन्स, ये 33 इर्रेगुलर बोन्स पे मुश्तमिल होती है। दीज बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट रीजन,
ये जो बोन्स होती हैं इसको 5 डिफरेंट रीजन में क्या किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो इसका रीजन है C1 एंड C7, इट्स मीन ये किसकी बात कर रहे हैं, सर्वाइकल रीजन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ C1 यानी कि C1 से लेके C7 तक जितनी बोन्स होती हैं, मीन के पहली जो 7 हड्डियां हैं वो किस पे मुश्तमिल है, उसका क्या नाम है, सर्वाइकल नेम है, इसलिए हम उसको C1 एंड C7 कह रहे हैं। आप इधर देखें डायग्राम में, यहाँ पे 7 फर्स्ट 7 जो हड्डियां हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्राई कहते हैं। ओके, इसी तरह जो पार्ट 2 है सेकंड पे T1 एंड T12 यानी कि थोरैसिक रीजन, इसके बाद जो 12 हड्डियां होती हैं उसको हम थोरैसिक रीजन कहते हैं। देन कौन सा रीजन आता है, लंबर रीजन, जिसको L1 और L5 का नाम दिया गया है। देन S1 एंड S5 सैक्रम रीजन। ओके, इसके बाद है कोक्सी रीजन। ये कितनी होती है, 4 होती हैं, जो बाद में फ्यूज होके एक सिंगल बॉन्ड बना देती हैं। वेल नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी तरह जो लंबर है सेकंड रीजन है, ये भी क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। फर्स्ट जो 7 वर्टिब्राई आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्राई, जो फर्स्ट 7 वर्टिब्राई होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्राई कहते हैं। इट हेल्प्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क, जो हमारे काम के दौरान हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर आप इस तरह सीधा खड़े हैं, आप नीचे झुक के कोई चीज़ ज़मीन से उठाते हैं तो ये क्या आपको प्रोवाइड कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। और इसी तरह आप ऊपर सीधा अगेन खड़े हो जाते हैं तो क्या हमारी हड्डी टूट जाती है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं टूटती, क्योंकि ये जो बोन्स हैं ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 12 वर्टिब्राई आर कंसीडर एज थोरैसिक वर्टिब्राई। जो नेक्स्ट 12 वर्टिब्राई हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, thoracic vertebrae. Okay. Next consists of 5 vertebrae is hall vertebrae column. जो next 5 vertebrae हैं वो क्या है, hall vertebrae column है। It is also support the body, और ये क्या करती हैं, पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सहारा देती हैं। बैक मसल्स आर मोस्टली अटैच टू हर, तो जो पीछे वाले मसल्स होते हैं वो इसके साथ अटैच हुए होते हैं। देन हम बात करते हैं सैक्रल रीजन की। इट कंसिस्ट ऑफ 5 बोन्स, ये 5 बोन्स के ऊपर मुश्तमिल है। दीज आर फ्यूज टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं, टू फ्रॉम अ सिंगल बोन शेप, तो बाद में एक सिंगल बोन शेप बना देते हैं। इसी तरह कोक्स वर्टिब्राई, ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ 4 वर्टिब्राई, ये 4 वर्टिब्राई बोन्स हैं। दिस वन आल्सो टेल वर्टिब्राई, जिसको ये हम क्या कहते हैं, टेल बोन भी कहते हैं। ठीक है, मैनी मसल्स आर आल्सो कनेक्टिंग टू इट, बहुत ज़्यादा कई मसल्स इसके साथ क्या हो रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं, अच्छा अटैच हुए होते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखते हैं, अनाटमी ऑफ पेल्विक रीजन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ हिप बोन, हम पेल्विक रीजन को क्या कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्सल, यानी कि हिप बोन के साथ कितनी बोन्स इसमें होती हैं, तो ये 2 बोन्स यानी कि 2 हिप बोन मुश्तमिल होते हैं। दिस कोक्सल बोन इज आल्सो कॉल्ड ओसा बोन, इस कोक्सल बोन को हम क्या कहते हैं, ओसा बोन भी कहते हैं। तो आपने मुझे ये चीज़ याद रखनी है, एक तो अनाटमी, जो पेल्विस रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने इसको भूलना नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे कोक्सल बोन को हम क्या कहते हैं, इसको हम ओसा बोन कहते हैं। In childhood, this coxal bone is divided into 3 parts. The first part is ilium, and the second part is called ischium, and the third part is called
प्यूबिक बोन। अब यहाँ पे चाइल्ड होल्ड में ये जो बोन्स हैं उनके क्या नाम थे, आपने याद रखना है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिक बोन। यहाँ इस डायग्राम में देखें, सेकंड वाली डायग्राम में ब्लू कलर में यहाँ पे मेंशन है इलियम, देखें ये यहाँ पे आपको दिखाई गई है। प्यूबिक बोन भी आप देख सकते हैं, एशियम भी देख सकते हैं, कोक्सी भी देख सकते हैं और सैक्रम भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट हम बात करें इन अडल्ट एज की। इन अडल्ट एज these three bones are finally fused from a single bone। तो ये जो 3 हड्डियाँ होती हैं क्या होती हैं, फ्यूज होके एक सिंगल बोन बना देती हैं। इन द बैक साइड these two bones are connected to the sacrum। जो बैक साइड पे जो 2 बोन्स होती हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, सैक्रम रीजन के साथ, सैक्रम के साथ कनेक्टेड होती हैं। इन फ्रंट इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मसल टू प्यूबिक फोसा। तो जो फ्रंट वाली बोन्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ मसल। कौन सी मसल, प्यूबिक फोसा मसल्स के साथ क्या होती है, वो अटैच होती है। इन मैन, अगर हम मैन की बात करें तो यहाँ पे आपने एक चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है, मैन और जो वुमेन है इनकी इलियम क्रस्ट कैसी होती है, ये आपने याद रखना है। इन मैन इलियम क्रस्ट इज वेरी कम्पैक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नैरो। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। ओके, ये कम्पैक्ट बोन भी होती है, ये कम्पैक्ट होती हैं, और दूसरा इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो नैरो होता है। अगर हम वुमेन की बात करें, इन वुमेन इलियम क्रस्ट इट इज़ डेलिकेटेड, यानी कि उधर आपने देखा ये नैरो है, यहाँ पे क्या है, डेलिकेटेड है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देन इज वाइडर, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी वसी होता है। देन आपने पढ़ना है अनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करें कि आप इसके साथ इसकी डायग्राम भी बनाएं। अनाटमी में मतलब इस वाले जो अनाटमी है, फिजियोलॉजी है, डायग्राम कंपलसरी नहीं है। बायोकेमिस्ट्री हो गई, माइक्रोबायोलॉजी है, या फिर फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोजी है, डायग्राम कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते हो देन आपके चेकर पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट करें आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में ये कोई 5 to 6 टाइम आ चुका है, तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे यहाँ पे आप देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, आप माउथ देखें, ठीक है, माउथ आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद है फेरंक्स, फेरंक्स के साथ इस साइड पे आपको लेरंक्स नज़र आ रही है, हवा की नाली। अब फेरंक्स और लेरंक्स के दरमियान क्या है, एपिग्लोटिस मौजूद होते हैं। ओके, देन एसोफेगस है, उसके बाद स्टोमिक है, स्टोमिक के बाद पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एनस है। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो टोंग भी आपको यहाँ पे मेंशन है, लीवर भी आपको दिखाया गया है, गाल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम। तो यहाँ पे लीवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियास ये क्या है, आपके एक्सेसरी ऑर्गन है, यानी कि ये जस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये क्या करते हैं, जो हमारी खुराक है, फूड है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं। यानी कि ये पार्ट तो नहीं होते,
डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन हेल्प उसको प्रोवाइड करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है, व्हाट इज, ये भी पूछ सकते हैं, जीआईटी। तो पता होगा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम कहते हैं, तभी आप उसको टिक कर पाएंगे या फिर सर्कल कर पाएंगे। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, वो कंपोज्ड किससे होता है, किससे बना होता है, एक लॉन्ग मस्कुलर यानी कि लंबी ट्यूब मसल्स वाली होती है, यानी कि मसल्स की बनी हुई एक लंबी ट्यूब है, उसके ऊपर ये क्या होता है, मुश्किल होता है, ये उससे बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री कनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। The GIT run through the ventral body cavity or extend from the mouth to the anus। अब जो GIT है यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये वेंट्रल बॉडी कैविटी से स्टार्ट होती है, ये कहाँ से शुरू होती है, ये हमारे माउथ से शुरू होती है, और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, एनस पे ख़त्म हो रही है, एंड कंसिस्ट ऑफ द ओरल कैविटी। और इस ये किस किस पे कंसिस्ट करती है, अब स्टार्ट तो हमने बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट हुई है, माउथ से स्टार्ट हुई है, एंड कहाँ पे हो रहा है, एनस पे। अब किस किस कौन कौन से इसमें पार्ट आ जाते हैं, किस किस पे ये कंसिस्ट करती है, तो उसमें हम वो देख लेते हैं। ओरल कैविटीज में आ जाएगी फेरंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम है, और एनल कनाल है। देन यहाँ पे इसी को उन्होंने पॉइंट्स दे के लिखा हुआ है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो फर्स्ट पे है ओरल कैविटी, देन फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। यानी कि अगर आप ऊपर वाली जो लाइंस है तकरीबन 1.5, उसमें भी क्या है, नेम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे भी क्या है, नेम लिखे हुए हैं। आप अगर वो इतना याद करो तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप अगर डायाग्राम पहले बना के समझ लो, अगर आप डायाग्राम बना के इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आप इनके नाम प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपको आपको 100 मिनट से 80% तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें आप एंड पे क्या रह जाना है, जस्ट आपने डेफिनेशन लिखनी होगी, तो आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एक्सेसरी ऑर्गन उन्होंने नीचे बताया है कौन कौन से हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, एंड पेनक्रियास। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑरल कैविटी। अब इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, और आपने इसको कंप्लीट लिखना है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको कंप्लीट, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता, बट कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है जिनकी स्पीड अच्छी होती है, तो इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं। अगर आपसे पूरा कंप्लीट नहीं लिखा जा रहा, तो फिर भी आप इनके सभी ऑर्गन्स को कोशिश करें कि टच करें। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप कहेंगे कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बट मेरे से ये कवर नहीं हो पाएगा, तो देन आप यहाँ तक लिख दें एक्सेसरी ऑर्गन्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, साथ में डायग्राम बनाएं और ये सारे मेंशन कर दें। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप नीचे ओरल कैविटी, ठीक है, फेरंक्स, एसोफेगस, स्टमक, इन सबको, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर टच करें। चलिए हम आप पढ़ लेते हैं ओरल कैविटी।
ओरल कैविटी इज एन इरेगुलर स्पेस। ये क्या है? इरेगुलर स्पेस होती है दैट इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स, जो किसके साथ बाउंड होती है? मसल्स और बोन्स के साथ। यानी कि जो खला होता है, इरेगुलर स्पेस होती है, खला होता है, वो किसके साथ बाउंड होता है? मसल्स और बोन्स के साथ। द ओरल कैविटी कंटेन्स द लिप्स, चीक्स, गम्स, टंग एंड प्लेट। ये क्या क्या ओरल कैविटी रखती है? लिप्स रखती है, चीक्स, गम्स और टोंग यानी कि जबान, और एक पैलेट। माउथ अगर की बात करें तो माउथ यानी कि ओरल जो कैविटी है कंटेन द फॉलोइंग ग्लैंड्स। ये कुछ ग्लैंड्स भी रखती है, जैसे पैरोटाइड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सब लुमिनल ग्लैंड, स्मॉल बकल ग्लैंड। तो ये 4 ग्लैंड्स हैं। इनके आपने नाम प्रिपेयर करने और याद भी रखना है कि जो ओरल कैविटी है वो कितनी तरह की ग्लैंड्स होती है, तो आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स इट इज़ 5-6 इंचेस इन लेंथ। इसकी लेंथ मैंने सबसे पहले बताई है, कितनी लेंथ होती है? 5 to 6 इंचेस। इट्स कैविटी कंटिन्यूज विद द कैविटीज ऑफ द नोज, माउथ एंड लेरिंग्स। इसकी जो कैविटी होती है नोज से माउथ और लेरिंग्स तक, ये कंटिन्यूसली होती है, यानी कि मसलसल होती है। द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो फेरिंग्स है वो कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल है, या उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो वो क्या है? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजियल फेरिंग्स। अगर हम एसोफेगस की बात करें, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो फेरंग्स है इसकी आपने बता देना है इसकी लेंथ की, इसकी कितनी लेंथ है, जिसमें इसको कितनी इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 पार्ट थे, इनके आपने नाम भी याद रखने हैं। इसी तरह एसोफिकस की आपने लेंथ बतानी है और याद रखनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और डायमीटर में 2 सेंटीमीटर है। ये इम्पोर्टेंट MCQ है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। इन डायमीटर इट लाइज इन मीडियन प्लेट इन thorax, इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, बिहाइंड द ट्रेकिया। तो ये कह रहे हैं कहाँ पे ये प्रेजेंट है? मिडियल पैलेट और thorax इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट पे प्रेजेंट होती है। और बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट, इट स्टार्ट फ्रॉम फेरिंग्स एंड एंड इन स्टोमिक। और किसके ये पीछे होती है? ट्रेकिया और हार्ट के बैक साइड पे ये मौजूद होती है, पीछे वाली साइड पे। इट स्टार्ट फ्रॉम फेरिंग्स एंड इन स्टोमिक। ये कहाँ से शुरू होती है? फेरिंग से, और कहाँ पे ख़त्म हो रही है? स्टोमिक पे। आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, अनाटमी ऑफ फेरिंग्स में फेरिंग्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये भी यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए। नेजोफेरिंग्स है और ओरोफेरिंग्स है, और इसके बाद लेरेंजियल के बजाय उन्होंने क्या लिखा हुआ है? हाइपोफेरिंग्स। देन हम स्टोमिक पढ़ते हैं। अब हैपोफेरिंग क्या है? ये भी लेरेंजियल फेरिंग्स है। नेक्स्ट हमने स्टोमिक पढ़ना है। इससे पहले आप स्टोमिक पढ़ें, मैं चाहती हूँ आप पहले इसकी डायग्राम देख लें। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको एसोफेगस नज़र आ रही है, जो कि किस कलर में है? येलोइश कलर में। और देन आपको ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है, कार्डियन। और ये स्टार्ट पार्ट है, जहाँ से हमारा स्टोमिक स्टार्ट हो रहा है। इससे आगे एक मोड़ सा बना हुआ है, यानी कि मोड़ा हुआ है एक
मोड सा बना हुआ है जिसको हम कहते हैं कार्डियल नॉच। ठीक है, इसके बाद फंडस स्टार्ट हो रही है। तीन अब ये पार्ट इसके स्टार्ट हो रहे हैं। स्टोमक का मेन पार्ट जहाँ पे फंडस है, जहाँ पे आपकी खुराक सबसे पहले आके यहाँ पे स्टे करती है, इसके बाद वो बॉडी में जाती है। मीन के अगर आपको कोई भी खुराक खाए, फ़र्ज़ करो 4 आवर्स या 3 आवर्स हो चुके हैं, तो वो खुराक कहाँ पे होगी? आपकी बॉडी के अंदर होगी। पर अगर आप अभी 5 मिनट या 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद खाए, एक कोई चीज़ भी खाए, खुराक खाए, या फ़र्ज़ करें एप्पल खाए, हो चुका है 10 मिनट या 5 मिनट हुए हैं, तो वो कहाँ पे सबसे पहले जाएगी? वो फंडस में होगी। और जिस खुराक को 3 घंटे हो चुके हैं, वो कहाँ पे होगी? आपकी बॉडी के अंदर होगी मौजूद। देन इस नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पाइलोरिक एंट्रम, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? पाइलोरस कहेंगे। तो पाइलोरिक कैनाल भी है यहाँ पे, आप ये चेक करें। पाइलोरिक कैनाल जैसे वहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा था, स्टोमिक कार्डिया थी, इसकी स्टार्ट जो स्टोमिक हो रहा था कार्डिया पार्ट था, और इसी तरह पाइलोरिक कैनाल है जहाँ पे, या फिर पाइलोरस से कहेंगे स्टार्ट है। ये एंडिंग पार्ट है हमारे स्टोमिक का। इसी तरह इससे आगे जो पार्ट है वो क्या है? डेडोनियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट हमने स्टडी करना है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओ सॉरी स्टूडेंट, हम इसकी एक्सप्लेनेशन तो भूल गए थे, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभी जस्ट हमने डायग्राम ही स्टडी की थी। स्टोमिक, इट इट इज़ लाइक अ मस्कुलर बैग। ये क्या है? मस्कुलर बैग है दैट कनेक्ट above to the lower end of esophagus and below the duodenum। अब ये किस तरह का हमें नज़र आ रहा है? एक मस्कुलर बैग है। ये किस से कनेक्ट हुआ होता है? इसकी जो लोअर साइड है वो कनेक्ट अबाउ टू द लोअर एंड ऑफ द एसोफिकस एंड बिलो द duodenum। ये एसोफिकस के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसका जो एंड है वो क्या कह रहे हैं? duodenum। इसके बाद क्या आ जाती है? duodenum आ जाती है। इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन है। ये एमसीक्यूज़ है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, और ये भी है कि ये मस्कुलर बैग टाइप क्या है? वो है स्टोमिक। तो यहाँ पे एक और एमसीक्यूज़ है, इट इज़ अ जे शेप्ड। इसकी शेप कैसी होती है? जे शेप। और ये कितने इंचेस का होता है? तो 10 इन लेंथ। इसकी लेंथ पूछी जाती है, कितनी इंच की लेंथ होती है? तो वो बताया जाता है 10 इंच। ये भी आपने याद रखना है। Stomach is divided into following parts which are shown in figure। अब जो स्टोमिक है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हम आप इस फिगर में देख सकते हैं। आपने सिंपल इस तरह की फिगर बनानी है प्यारी से, और उसको इस तरह आपने लेबल कर देना है, जैसे कि अभी हमने इसको देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो वो नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन extends from the stomach to alveoli, extend from the stomach to alveolar junction। स्मॉल इंटेस्टाइन ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जैसे कि हमने स्टोमिक के एंड पे क्या पढ़ा था? डेटोनियम। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था ये किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इसलिए ये स्टोमिक से स्टार्ट हो रही है। यही उन्होंने बताया कि एक्सटेंड फ्रॉम स्टोमिक टू एलोसेकल। तो ये एलोसेकल जंक्शन पे एंड हो रही है, यानी कि जो एलोलाई है इसकी एंडिंग है। The length of the small intestine is about 6.9 meter in male and 7.1 meter in female। अब यहाँ पे आपने इसकी लेंथ अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि फीमेल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होगी और मेल के अंदर इसकी लेंथ कितनी होगी। तो आपने ये याद रखना है कि जो
मेल है इनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.1 है, और इसी तरह जो फीमेल है उसके अंदर 6.9 मीटर है। सॉरी, मेल के अंदर 6.9 मीटर है और मेल के अंदर 7.9 है और फीमेल के अंदर 6.9 है। Small intestine lies in the abdominal cavity surrounding by a large intestine। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है? लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद होती है इसके इर्द गिर्द। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इस तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो वो है 3 पार्ट्स हैं, डेटोडियम, जेजुनम और इलियम। अब सामने इसकी लेंथ भी लिखी है, तो इसका साइज़ हमने बताना है। साइज़ कितना है? 2.5 टू 3.8 मीटर। और अगर इसके साइज़ की हम बात करें, जेजुनम 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 मीटर, एंड इलियम 2.4 मीटर। इसी तरह अगर हम विलाई की बात करें, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड इंटेस्टाइनल विलाई। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी कि इस तरह की, जैसे आपने बैक्टीरिया देखा है वहाँ पे भी आपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखी हुई है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगी, तो उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? विलाई, कॉल्ड इंटेस्टाइनल विलाई थ्रू विच अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। तो जो यहाँ पे मतलब जो अब्जॉर्प्शन है यहाँ से होती है, यानी कि ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है ये चीज़ों को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है, अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखती है। देन हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम एंड ऑफ इलियम टू एनस। ये इलियम पे एंड होती है, ठीक है, इलियम से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म हो जाती है। जैसे इसी तरह हमने ऊपर क्या पढ़े थे? एलोसिकल पढ़ा था, यानी कि स्टोमिक से शुरू होके एलियम पे ख़त्म हो रही है। अब जिस पे ख़त्म हो रही है हमने ऊपर पढ़ा एलोसिकल। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन है जो वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो ये भी आपने चीज़ अच्छे से याद रखनी। बाज़ का पूछ लेते हैं आपको वाइवा में बहुत हेल्पफुल है ये। जब आपका वाइवा का होगा ना तो अक्सर जो सेमिनार है वो पूछ लेते हैं बाज़ को, तो कुछ सर फिरे होते हैं। हालांकि ये आपका टॉपिक आपके प्रैक्टिकल का नहीं है, लेकिन बाज़ का कुछ सर फिरे से होते हैं तो वो ऐसे जनरली क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ से शुरू हो रही है? वो स्टोमिक से शुरू होती है और एलोसिकल से ख़त्म होती है, यानी कि एलोसिकल क्या है? ये इलियम ही है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम इलियम, ये इलियम से शुरू होती है, एंड टू एनस, यानी इलियम से शुरू होकर एनस तक ख़त्म हो रही है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ये 1.5 मीटर लंबी होती हैं, बीइंग 1/5 ऑफ द होल एक्सटेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल कैनाल। और ये यहाँ से कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है, और कहाँ तक आ रही है? इंटेस्टाइन कैनाल तक आ रही होती है। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो नंबर 1 पे है सीकम, देन कोलन, रेक्टम, एंड 4 पे है एनल कैनाल। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, जो कोलन है उसको नेक्स्ट 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे आप डायग्राम पे आए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सीकम।
आप सीकम को देखो, सीकम आपको नज़र आ रहा है, ये जी इधर देखें, सीकम के साथ आपको बारीक सी एक छोटी सी आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, वो क्या है, वो अपेंडिक्स होती है। इस तरह सीकम के ऊपर देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, एक छोटी सी आपको दूसरी साइड पे, ऊपर वाली साइड पे आपको छोटी सी, अंदर वाली साइड पे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या हो रही है, अटैच हो रही है। अब ये क्या चीज़ है, ये इलियम है, ठीक है। तो सीकम के बाद हमने क्या पढ़ा, असेंडिंग कॉलन, सीकम के बाद क्या आएगा, असेंडिंग कॉलन, और इसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन। अब जो सेंटर में है उसको हम क्या करें, ट्रांसवर्स कॉलन, और इसके बाद नीचे वाली साइड यानी कि डिसेंडिंग डिसेंडिंग कॉलन। इसी तरह ये ऊपर से पहले देखें, पहले ऊपर आ गई, ऊपर से बाद सेंटर में आ गई, उसके बाद नीचे नीचे वाली साइड पे बनी हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग। अब ये नीचे वाली साइड पे आ रही है, डिसेंडिंग कॉलन है, और डिसेंडिंग कॉलन के बाद आ गया सिग्मॉइड कॉलन, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कि मोटी होती है, ये कह लें, क्योंकि यहाँ से आके थोड़ी देर के लिए वो आपकी जो फीसिस है, ये यहाँ पे थोड़ी सी कुछ टाइम के लिए स्टोर होना होता है इसमें, और देन ये एनस से एक्सक्रीट कर जाती है। ओके, सो स्टूडेंट, ये आपका जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी हद तक कवर करना है, और सेकेंडली एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, अपने इसको हम ज़रूर रीड आउट करेंगे, हमने इसको नहीं छोड़ना। सबसे पहले देखिए माउथ, माउथ ब्रेक्स अप फूड पार्टिकल्स। तो जो आपका माउथ है ये क्या करता है, आपके फूड के जो पार्टिकल्स है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज। और दूसरा ये क्या वर्क करता है, हमें बोलने में हेल्प करता है। एक इसका काम क्या है, चबाना, यानी कि जो भी पार्टिकल फूड के पार्टिकल हैं उसको चबाना, और दूसरा ये क्या करता है, बोलने में हमें मदद देता है। देन अगर हम बात करें फेरेंक्स, तो फेरेंक्स क्या है, स्वालिंग पार्ट है, यानी कि अब हो रहा गई है तो वो किस में गई है, फेरेंक्स में, ठीक है। देन अगर हम लीवर की बात करें तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन एंड बिल्ड्स अप मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये तोड़ता भी है और बिल्डअप भी करता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। देन स्टोर्स विटामिन एंड आयरन, डिस्ट्रॉय ऑल ब्लड सेल्स। तो अब इसका क्या काम है लीवर का, ये स्टोर भी करता है विटामिन को, आयरन को, और डिस्ट्रॉय भी करता है ऑल ब्लड सेल्स को, जो ऑल ब्लड सेल्स होते हैं उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयज पॉइजन्स पॉइजन्स बाइल एड्स एंड डाइजेशन। तो ये इसके अलावा पॉइजन बाइल एड्स जो होते हैं उसको भी डाइजेशन में क्या कर देता है, हेल्प करता है, उसको तोड़ देता है, तोड़ फोड़ देता है। देन अगर हम बात करते हैं गाल ब्लैडर की, स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स बाइल, ये स्टोर भी करता है, कंसंट्रेट भी करता है, किसको, बाइल को। नेक्स्ट अगर हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पे आके कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। म्यूकस प्रोटीन गट वॉल absorbs nutrients most water। अब म्यूकस प्रोटीन है, गट है, वो क्या करती है, अब्जॉर्प्शन करती है न्यूट्रिएंट्स का, मोस्ट ऑफ, यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है। पेप्टाइड्स क्या करते हैं, पेप्टाइड्स डाइजेस्ट प्रोटीन, पेप्टाइड्स क्या करती है, ये एक
एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। सुक्रोज है, ये किसको डाइजेस्ट कर रहा है? शुगर्स को। इस तरह अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? पॉलीसेक्राइड्स को। अगर हम एनएस की बात करें, ओपनिंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ फीसेस, ये ओपन होता है जस्ट क्या करने के लिए? एलिमिनेशन में होने के लिए, यानी कि एक्सक्रीट करता है ये किसको? फीसेस को, या फिर वेस्ट मटेरियल भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें सलीवरी ग्लैंड्स की, तो सलाइवा, मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट फूड। तो जो स्लिपरी ग्लैंड्स है वो किस करती है, यानी कि आपने खुराक खाई है, अब जब आपने खुराक अपने माउथ के अंदर ली है तो आपको जो स्लिपरी ग्लैंड से कुछ सलाइवा प्रोवाइड करेगा ताकि वो आपकी जो फूड है उसको क्या करे? लुब्रिकेट करे। ठीक है। देन अमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेक्राइड्स। अमाइलेज का क्या वर्क होता है? पॉलीसेक्राइड्स को डाइजेस्ट करेगा। एसोफेगस है, ट्रांसपोर्ट फूड, ये क्या करती है? फूड की ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ये माउथ से नीचे एसोफेगस है। अब ये किस में लेके आएगी? स्टोमक के अंदर लेके आएगी। तो इसने क्या किया? फूड को ट्रांसफर कर दिया स्टोमक के अंदर। देन स्टोमक स्टोर्स एंड फूड, तो ये क्या करती है? स्टोर भी करती है और फूड को क्या करती है? उसको तोड़ती है, फोड़ती है, तोड़ फोड़ कर देती है फूड की। पेप्सन डाइजेस्ट प्रोटीन। अब जो पेप्सन है डाइजेस्ट करता है, हजम करता है किसको? प्रोटीन को। अगर इस सेल की बात करें, एक्टिवेट एंजाइम्स ब्रेक्स अप फूड किल्स जर्म्स। अब हमारे जो स्टोमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। अब इस एंजाइम्स का क्या वर्क है? एक तो ये ब्रेकअप कर देता है फूड को, दूसरा हमारे स्टोमक के अंदर जो जर्म्स होते हैं उसको क्या करता है? किल कर देता है। देन म्यूकस प्रोटीन, ये क्या करती है? म्यूकस प्रोटीन स्टोमक वाल लिमिटेड अब्जॉर्प्शन, ये क्या करती है? लिमिटेड अब्जॉर्प्शन करती है, मीन के कुछ जो अब्जॉर्प्शन कर देती है जिसकी जो भी इसके अंदर मटीरियल वगैरह होता है उसको क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है। intestine reabsorbs some water and ions, forms and stores feces। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? ये वाटर को अब्जॉर्ब करती है और आयंस को अब्जॉर्ब करती है। इसके बाद फॉर्म्स एंड स्टोर्स फीसेस, ये स्टोर कर देती है फीसेस को। रेक्टम स्टोर्स एंड एक्सपेल फीसेस। रेक्टम का क्या काम है? ये कुछ देर स्टोर करती है और देन एक्सपेल कर देती है फीसेस को एनस में, और एनस एलिमिनेशन कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है फीसेस का। सो स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारे सिस्टम रह गए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इसके अलावा एनाटमी यूरिनरी सिस्टम है, एनाटमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वाल्व ऑफ हार्ट, एनाटमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो स्टूडेंट को सुनने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आएगी। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।